जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं कि सरोजनी नायडू हैं कि अरविंद घोष हैं? तो आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बी ऑप्शन सही है। सरोजनी नायडू को है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने गीतांजलि किताब लिखी थी, जो सबसे पहले नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन का मतलब जमीन दान में देने की प्रक्रिया। महात्मा गांधी कि जयप्रकाश नारायण है कि राम मनोहर लोहिया हैं कि विनोबा भावे हैं? तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। ये आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई है विनोबा भावे के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी की राधा कृष्णन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है कि अरविंद घोष हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक अरविंद घोष हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि और गोरा इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके प्रवर्तक थे वारिंग हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिंटॉश, जेम्स प्रिंसेप। तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई है, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना कि माउंटबेटन योजना कि क्रिप्स प्रस्ताव? तो भारत की संविधान सभा 1946 में गठित की गई थी। संविधान सभा का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, और ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। माउंटबेटन भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के द्वारा भारत का विभाजन करवा करके ये फिर चले गए थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, जो भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जैसे अभी हम आपको बताएं, भारत के प्रथम नोबेल विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि किताब में इनको नोबेल दिया गया था साहित्य क्षेत्र में। सीवी रमन ये भौतिकी में 1930 में इन्होंने नोबेल पाया है। और हरगोविंद खुराना जो हैं, इनको भी चिकित्सा में नोबेल दिया गया है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पाए हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार प्रथम भारतीय नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ये है चित्रा, गोदान की डाकघर, ये किताबें हैं कुछ। और डी नंबर है आनंद मठ। तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, सब लोग जानते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें जो चित्रा है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और डाकघर जो है ये भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या पूछा जा रहा है। तो भाग कुल 22 हैं। शुरू में भी 22 थे, अभी भी 22 हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर हम भाग की बात पूछें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 में, भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही है, ये अनुच्छेद 40 पे किया गया है इसका उल्लेख, और भाग 4 में किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। भाग 4 है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और जिसमें ग्राम पंचायत को गठन किया गया तो पहली बार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान भाग 18 में नहीं, 19 में नहीं, भाग 21 और भाग 22, भाग 21 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 18 जो है, भाग 18 और 19 में नहीं, 21 में इसका उल्लेख किया गया है। कुल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है?
मतलब पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किस में किया गया है? तो ये शुरू में पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान संशोधन करके शुरू में 8 इसमें 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? 9वें भाग में। तो पाइए इसका होगा 9वां भाग 9वां। अगला प्रश्न है संविधान में शामिल नहीं है। मतलब ऑप्शन ए दिया है भारतीय राष्ट्रपति की, राज्यसभा की, लोकसभा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संसद में कौन शामिल है? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिला करके संसद का निर्माण होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये संसद का अंग नहीं है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ये केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के रूप से कानूनी रूप से कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति है कि संसद है कि मंत्रिमंडल है कि प्रधानमंत्री है? संसद है, मंत्रिमंडल है कि प्रधानमंत्री है? तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का इसका अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति जो है वो ये राजनीति से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? नोट निर्गमन करना, कि बैंकों का बैंक है, कि सरकार का बैंक है, कि जनता से जमा स्वीकार करना? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुई है सर्वप्रथम। नोट जारी करना ये आरबीआई का काम है, ये तो सही है। बैंकों का बैंक भी आरबीआई कहलाता है। सरकार का बैंक भी ये है। जनता से जमा स्वीकार करना मतलब जनता का खाता इसमें क्या खोला जा सकता है? नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आरबीआई में डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति या किसी पर्सन का खाता नहीं खोला जा सकता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यापारिक बैंकों की शाख कौन रखता है? तो आरबीआई रखता है। आरबीआई ही बैंकों का बैंक कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो अभी हम आपको बताएं, करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ने दबाव को कम करने के लिए किया गया है? एन्नोर बंदरगाह पहले कहाँ है? ये बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में आता है। तो एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के सहयोग के लिए किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह भी ये तमिलनाडु में है। तो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही। कोचीन केरल में है। कांडला बंदरगाह जो है आपका ये कांडला ये गुजरात में, विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है। तो चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का विकास किया गया है। अगला किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्र की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो कोयले की लदान हेतु तो इसमें पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा है, तो क्योंकि उड़ीसा के बगल में ही आपका इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल मिलेगा, तो कोयला की लदान हेतु पारादीप बंदरगाह का उपयोग किया जा रहा है। विशाखापत्तनम ये कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। मारमगुआ गोवा में है। एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। तो पारादीप बंदरगाह का कोयले की लदान हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जा रहा है? तो बेलाडीला सबसे पहले ये जान लेते हैं बेलाडीला है कहाँ। तो बेलाडीला ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश में जो स्थित बंदरगाह होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। तो पारादीप तो उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई तमिलनाडु में है और विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किया जा रहा है बेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क को ले जाने के लिए। तो विशाखापत्तनम इसका ऑप्शन सही होगा। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है? तो आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं। हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं कि सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में सूर्य ग्रहण तब होता है। कब होता है अभी समझ में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण का मतलब ये है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा में पड़ता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है
और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा ढक लेता है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, नहीं ये गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्ण रूप से सूर्य पृथ्वी से देखने पर ही चंद्रमा के द्वारा ढक लिया गया है, तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य का केवल किनारे वाला हिस्सा जो होता है, किनारे वाला हिस्सा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको जो हम किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं, तो ये भाग दिखाई देता है। ए ऑप्शन सही होगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? मतलब पृथ्वी में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो ग्लोब से बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, और जो ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इसे हम देशांतर कहते हैं, लैंगिट्यूड। और इधर जो ऐसे जो भूमध्य रेखा वाली रेखाएं ऐसे जो होती हैं इसकी समांतर, इसे हम अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल होती है 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। तो इसलिए क्या पूछा है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल है 180, सी ऑप्शन सही होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं हैं 180, इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इसलिए ए सही है। लैटिट्यूड लाइन कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो अभी हम आपको बताएं, पृथ्वी के अभी ग्लोब जो बताए थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिट्यूड लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मतलब सबसे बड़ी, मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? मतलब देशांतर रेखा जो सबसे बड़ी होती है वो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से कि सिडनी से कि ग्रीनलैंड से कि इलाहाबाद से? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य होता है? तो ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं? तो ये 180 पूर्वी देशांतर जो होती है, 180 जो है पूर्वी देशांतर ग्रीनविच लाइन कहलाती है। 180 पूर्वी देशांतर नहीं, सॉरी 180 नहीं, जीरो देशांतर, जीरो देशांतर को ग्रीनविच लाइन कहते हैं। देखिए सूची मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों सूचियों को मिलान करना है। देखिए पहला दिया है, ए है दिया है विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा। तो विषुवत रेखा आपको पता है जीरो अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, तो ए से हम 4 मिला देते हैं। और कर्क रेखा, कर्क रेखा जो होता है उत्तरी अक्षांश में 23.5 देशांतर होता है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, तो बी का हम ए मिला देते हैं। और मकर रेखा जो होता है दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश, तो सी का हम बी 2 मिला देते हैं। और बचा ए ग्रीनविच रेखा जो जीरो देशांतर को कहते हैं, जो इंग्लैंड से गुजरता है, ये सबसे लंबी देशांतर रेखा होती है, तो डी का सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल महाद्वीपों की संख्या पूछी गई है, तो महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। हम आपको पढ़ाए थे क्लास में, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप? तो सबसे छोटा महाद्वीप अभी हम आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया है, बी। इसमें अंटार्कटिका जो है इसे बर्फीला महाद्वीप कहते हैं। अमेरिका 2 है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप,
जिसे ये यूरोप महाद्वीप जो है सबसे विकसित महाद्वीप कहा जा रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड अंग्रेज लोग यहीं के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? बर्फीला महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, ये दक्षिण में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। अफ्रीका सबसे अंध महाद्वीप इसे कहते हैं और सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति इसी महाद्वीप में हुई है। और यूरोप महाद्वीप को विज्ञान, ये सबसे पहले विज्ञान के यहीं से शुरुआत हुई है, यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो इसे हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रायद्वीप ज़्यादा है, जंगल भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, इसलिए महाद्वीपों का महाद्वीप इसे कहते हैं। इनमें कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? मतलब द्वीप जहाँ पर ज़्यादा है, तो द्वीपीय महाद्वीप जो इसमें है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तर में स्थित आपका हिमालय है। अरावली जो है इधर ये पाकिस्तान के बॉर्डर में है। दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से अरावली है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय ही है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत भारत का प्रहरी भी इसे कहते हैं। और ये है हिमालय पर्वत एक प्रमुख पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक प्रमुख पर्वत है, मतलब ये किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है कि ब्लॉक पर्वत है कि वलित पर्वत है कि अवशिष्ट पर्वत है? तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेड कहलाता है। ये नया नवीन वलित पर्वत है, अभी इसकी ऊंचाई बढ़ भी रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, देखिए इसमें विवाद है अभी। गार्डिन ऑस्टविन जो है, K2 जिसे कहते हैं, ये कश्मीर क्षेत्र में है, पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद है। वैसे कंचनजंगा ये मुख्य रूप से भारत में ही है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो कंचनजंगा की ऊंचाई 8,597 मीटर है। और गार्डिन ऑस्टविन जो है ये 8,611 मीटर है। अगर हम इसे अपना मानते हैं तो गार्डिन ऑस्टविन सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। अब अगर इसे मानते हैं तो ये होगा नंदा देवी, ये पूर्ण रूप से भारत में ही है। नंगा पर्वत ये भी भारत में ही है मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन में विवाद है। तो गार्डिन ऑस्टविन जो है K2 इसे कहते हैं, या फिर ये होगा और या फिर कंचनजंगा होगा। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन देखिए, ये हिमालय का बंटवारा किया है नदियों के आधार पर। हिमालय का बंटवारा किया गया है नदियों के आधार पर। तो आप देखेंगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो देखेंगे पंजाब हिमालय जो है कश्मीर हिमालय भी इसे कहते हैं, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय भी इसे कहते हैं। तो आपको इसमें मिलान करना है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है ये सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। तो एक का हो जाएगा 3, तो एक को हम 3 से मिला देते हैं। और कुमायूं हिमालय ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय आता है, ये सतलज और काली के मध्य है। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। तो इसलिए बी को हम 1 से मिला देते हैं। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के मध्य है, काली और तीस्ता के मध्य है। ये काली नदी भारत और नेपाल को अलग भी करती है। तो इसलिए सी को हम 4 से मिला देते हैं। और असम हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग के मध्य, दिहांग नदी जो है वही जिस ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो दिहांग और तीस्ता ये इसलिए हम बी को हम बी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेते हैं। एक का 3 होगा और बी का 1 होगा। एक का 3 बी का 1, एक का 3 बी का 1, इसलिए ए ऑप्शन ही इसका सही होगा।